गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। देखो, आइडियल गैस वो गैस है जो हर एक सिचुएशन में स्ट्रिक्टली फॉलो करती है बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और अवोगाद्रो लॉ को, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, उन तीनों लॉज को हर एक कंडीशन पर फॉलो करती है, तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसी कोई गैस होती नहीं है। जबकि वो गैसेस जो इन रोल्स ये जो लॉज हैं, किन्हीं टेम्परेचर पर, किन्हीं प्रेशर या किसी वॉल्यूम की कंडीशन पर इन लॉज को अगर फॉलो नहीं करती हैं तो वो रियल गैसेस हैं, जैसे कि एक्चुअल गैसेस होती हैं। तो बात कर लेते हैं हम आइडियल गैस की। देखो, अ गैस दैट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाद्रो लॉ स्ट्रिक्टली, ओके, इट इज़ कॉल्ड एन आइडियल गैस। उसे ही हम आइडियल गैस कहते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल गैस है, एक्चुअल में होती नहीं है ऐसी गैस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन कैसे आप बनाओगे। जैसे आपने बॉयल लॉ की इक्वेशन देखी थी, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन था। चार्ल्स लॉ देखा था आपने, ठीक है, एवोगाद्रो लॉ देखा था। उन्हीं तीनों लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे आइडियल गैस की इक्वेशन। देखो, बॉयल लॉ क्या कहता था कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, चार्ल्स क्या कहता था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जबकि एवोगाद्रो ने क्या कहा, वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना मोल्स के। ठीक है, ये तीनों हमारे रिकॉल होते हैं, तीनों लॉज। अब देखो, अगर हम इन तीनों को कंबाइंडली लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तीनों ने अगर वॉल्यूम से रिलेट किया तो देखो, मोल्स और टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसने कहा, एवोगाद्रो ने और चार्ल्स ने। जबकि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसने कहा, बॉयल्स लॉ ने। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है इक्वेशन। अगर आप इसे एक्चुअल इक्वेशन में शो करोगे तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर आप एक कांस्टेंट लगाओगे जिसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वही कांस्टेंट गैस कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है आर 8.314 जूल पर किलो पर मोल्स। ओके, इस तरह से हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है। जब भी आपके क्वेश्चंस देते हैं तो वहाँ आर की आपको फिक्स्ड वैल्यू लिखनी होती है, जो कि यहाँ हमें दी हुई है। ये चीज़ हमें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्थ, अभी आइडियल गैस तक पहुँचना है आपको, इक्वेशन तक पहुँचना है, तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, पी वी इज इक्वल्स टू द एन आर टी, एक लीनियर इक्वेशन हमने बना ली। तो हम इसे कहेंगे कि जो फिफ्थ इक्वेशन जो हमने लिखी है, यही क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। याद रखना है आपको, आइडियल गैस क्या कहता है, पी वी इज इक्वल्स टू द एन आर टी, जहाँ पर आर की वैल्यू फिक्स है, मोल आपको देंगे। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू जो आपसे फाइंड आउट करनी है, बाकी सारे जो 4 वैल्यूज़ है वो आपको दे देंगे, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आती है। अब यहाँ से जैसे देखो, आपको प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एन आर टी अपॉन वी कर दोगे, या फिर वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एन आर टी अपॉन पी कर दिया, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हुई। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। अब एक सिचुएशन देख लेते हैं इस आइडियल गैस इक्वेशन की, जब हमें एक से ज़्यादा प्रेशर, एक से ज़्यादा वॉल्यूम अगर दिए हुए हैं। आप इसको नोट डाउन करो। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में हमें इस तरह से हमें लिखा होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू द एन आर टी। आप इसको, इसमें जो कुछ वैल्यूज़ हैं आपको वो वेरी करनी है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू आपको वेरी करके देखना है कि किस तरह प्रेशर P1 से P2 किया, कम किया या इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, तो कैसे हमारे गैस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू द एन आर, इस तरह भी लिख सकते हो इस गैस इक्वेशन को। क्यों लिख सकते हो, हमने एक तरफ किनको ले लिया, हमने एक तरफ उन वैल्यूज़ को ले लिया जिन्हें हमें वेरी करना है, चेंज करना है, जबकि दूसरी साइड हमने इक्वेशन की दूसरी साइड हमने उन वैल्यूज़ को रखा है जिन्हें हमें फिक्स रखना है। देखो, गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मोल्स यानी अमाउंट जो है गैस का वो भी हमने फिक्स रखा है, और हमने वेरी किसको किया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, उन्हें हम एक तरफ ले गए। ठीक है, if temperature, pressure and volume of a fixed amount of gas vary from T1 P1 and V1 V1 to T2 P2 and V2। ठीक है, वेरी किया इन तीन फैक्टर ने, पहले P1 V1 और T1 थे, बाद में P2 V2 और T2 हो गए। ये दो फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहे। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 6 कैन बी राइट इज, कैसे राइट कर सकते हो आप इसको, कैसे मॉडिफाई करोगे, इस तरह से कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू द एन आर, दोनों की वैल्यू फिक्स है। आप लिख सकते हो, जब आपने फिर से मॉडिफाई किया प्रेशर वॉल्यूम को, तो P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू द एन आर लिख सकते हैं इसे।
ठीक है, दोनों ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर वैल्यू फिक्स आ रही है, तो हम कहेंगे कि इनके लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो भी इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू द P2V2 अपॉन T2। ओके, और ये जो इक्वेशन नंबर 7 निकल कर आया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इसे हम कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। ओके, आपने आइडियल गैस इक्वेशन से इसे फाइंड आउट किया है। इस तरह से कंबाइंड गैस इक्वेशन है ये आपको दे दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एक मोल जो है वो उस गैस के फिक्स थे, बट हमने किस में वेरिएशन किया, प्रेशर में इतना प्रेशर था इतना कर दिया, टेम्परेचर इतना था इतना कर दिया, बताओ वॉल्यूम इसका स्टार्टिंग में इतना था अब बाद में कितना रह गया। तो आप इसको अल्टरनेट करके इक्वेशन को आप अपना जो भी फैक्टर जो आपको गिवन है, ठीक है, जो अननोन है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स देखोगे, उन्हीं के बेस पर आप इसे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और जो दूसरे लॉज बचे हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मॉडिफाई आवर आइडियल गैस इक्वेशन। जिस तरह आपने देखा कि आइडियल गैस इक्वेशन को आप टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे, अब उस आइडियल गैस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी एंड मोलर मास। ठीक है, सबसे पहले देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू द nRT, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। अब इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है डेंसिटी और मोलर मास के अकॉर्डिंग। ओके, टॉपिक क्या है हमारा, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। कोई भी गैसियस सब्सटेंस है तो आप आइडियल गैस ही लेकर चलोगे, उसकी डेंसिटी और उसका मोलर मास कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ हमें देखो कहीं भी इस आइडियल गैस इक्वेशन में कहीं भी डेंसिटी या मोलर मास नाम का कोई टर्म नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम इसी आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे, इसी डेंसिटी और मोलर मास के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले देखो इट कैन बी रीअरेंज एज, आपको क्या करना है, मोलर मास यानी कि कहीं ना कहीं मोल्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मोल्स आप लोगे इस आइडियल गैस इक्वेशन में से, और आपको पता है कि डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू द मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है ना डेंसिटी के लिए। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखो मास और वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ देखो इसमें कहीं मास नज़र आ रहा है आपको आइडियल गैस इक्वेशन में, नहीं नज़र आ रहा, वॉल्यूम नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे और मोल्स जो कि हमें मोलर मास देंगे हम उसे भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से। ओके, वी हमने नीचे क्यों लिया है वॉल्यूम, क्योंकि हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला ही ये था ना, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमने मॉल अपॉन वॉल्यूम किया, तो इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो P अपॉन RT। ओके, ये हमारी मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। यहाँ से हमने मॉल और वॉल्यूम को बाहर निकाल लिया। अब इन मॉल और वॉल्यूम का यूज़ क्या है, इन्हें हम किसमें, मोलर मास और डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स मोलर मास अपॉन मोलर मास, यही सीख कर आए ना हम मोल्स के लिए कि मॉल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको मॉल फाइंड आउट करना है तो मास अपॉन मोलर मास करते हो, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास प्लस उसका मोलर मास। ओके, इनका रेशियो ही क्या होता है, मोल होता है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ देखो मोलर मास हमारा आ गया। ओके, समझ में आ रही है चीज़, तो m अपॉन m इस तरह से लिख सकते हैं। m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m मास को, कैपिटल M मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया। अब देखो मॉल के लिए क्या है, m अपॉन m है, तो यहाँ से n की वैल्यू हम m अपॉन m से रिप्लेस कर देंगे, m अपॉन m, और v हमारा अपनी जगह आ जाएगा। ओके, P अपॉन RT ये वाला सेक्शन इस तरह से ही रहेगा। समझ में आ रही है ये चीज़। अब यहाँ देखो जब आपने मोल्स को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से हमारा डेंसिटी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली डेंसिटी हमारा सेटिस्फाई होगा। डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ही हमने मोल्स के लिए फॉर्मूला लिखा, हमें मास अपॉन वॉल्यूम अपने आप मिल गया। ओके, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू द डी, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे आप इस तरह भी लिख सकते हो इस गैस इक्वेशन को। ठीक है, m अपॉन v को आपने रिप्लेस कर दिया d से, डेंसिटी से, तो d अपॉन m इज इक्वल टू द p अपॉन RT। ओके, अब यहाँ देखो इस मॉडिफाइड गैस इक्वेशन से अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर गैस का, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलर मास इज इक्वल टू द RT अपॉन DRT अपॉन P। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जब मोलर मास ऊपर लेकर जा रहे हो तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा DRT अपॉन P। ओके, इस फॉर्मूला से आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना है फॉर्मूला, हमें नहीं याद कर सकते
तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को। और अगर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको, डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, RT का वैल्यू नीचे चला जाएगा और m इंटू पी ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m इज इक्वल टू द मोलर मास। ओके, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को। ये चीज़ क्लियर हुई। और आपको ये पता ही है कि R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P यहाँ पर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ क्लियर होती है ना। मॉडिफिकेशन किस तरह किया जाता है वो हमने सीखा है, ठीक है, किसके रेफरेंस में, डेंसिटी और मोलर मास के रेफरेंस में। ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के मॉडिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं हम डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन लॉ देखो गैसेस के लिए ही दिया गया एक लॉ है जिसे हम पार्शियल प्रेशर लॉ भी कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ओके, पार्शियल यानी कि एक पार्ट का प्रेशर। ओके, देखो गैसेस का अगर मिक्सचर होगा, ठीक है, मिक्सचर है, तो टोटल जो भी प्रेशर उस मिक्सचर के थ्रू लग रहा है, गैसेस के मिक्सचर के थ्रू, उस टोटल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, इन द टर्म ऑफ डिफरेंट गैसेस के प्रेशर के फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो डाल्टन्स लॉ है, इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन इन 1801। ओके, क्या कहता है ये लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। ओके, कुछ गैसेस हैं, रिएक्शन हो गया, जो भी रिएक्शन हो, उसके बाद जो नॉन रिएक्टिव गैसेस बची हैं उन्होंने उन मिक्सचर ने कितना प्रेशर लगाया, ओके, इज इक्वल, जो कि इक्वल होता है टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। किसका समेशन होता है कि उसमें जो इंडिविजुअल गैसेस हैं हर एक का पार्शियल प्रेशर, हर एक के थ्रू लगा गया प्रेशर, उसका समेशन कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाता है। यही डाल्टन्स लॉ कहता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप उसे मैथमेटिकली, पी टोटल यानी उस गैसेस मिक्सचर का जो प्रेशर है टोटल वो P1 यानी एक गैस के थ्रू लगा प्रेशर प्लस P2 दूसरी गैस प्लस P3 तीसरी गैस का प्रेशर और सो ऑन, आप आगे तक बढ़ाओगे। ओके, और जितनी भी मिक्सचर है आप P3 P4 P5 उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओगे। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट हो गया डाल्टन्स लॉ का। और ध्यान में रखना है कि ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, इट विल बी हैपन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस मिक्सचर में, उसे नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ प्रेशर वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द गैस। अब यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप देखो आपका आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू द nRT। ओके, इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। एक तो वॉल्यूम, आपको बोल ही दिया कि वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर तो वेरी करेगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम बात करें R की जो कि गैस कांस्टेंट है, ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये तीन वैल्यू कांस्टेंट हो गए। तो आपको प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर हर एक गैस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो आपको किसके साथ वेरी करना होगा, ऑब्वियसली मोल्स के साथ। हर एक गैस के मोल डिफरेंट होंगे, जरूरी थोड़ी आपने सेम मोल लिए हुए, कांस्टेंट मोल था, हर एक के मोल का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो मोल फ्रैक्शन आप देख कर आए हो, ठीक है, ये कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हमने चैप्टर नंबर 1 में से कैलकुलेट करना सीखा था कि मोल फ्रैक्शन यानी कि अगर बहुत सारे कंपाउंड अगर एक मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं तो हर एक के मोल का जो उसका जो पार्ट है उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब गैसेस प्रेजेंट है तो हर एक का जो मोल है वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, वो मोल फ्रैक्शन टोटल बनके टोटल मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस मिक्सचर के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका गैस कांस्टेंट तो ऑब्वियसली है ही कांस्टेंट, तो जो आपका पार्शियल प्रेशर है हर एक गैस का वो किसके रिस्पेक्ट में आपको मेजर करना होगा, मोल फ्रैक्शन की रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है ये चीज़, इसीलिए हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो इमेजिन किया आपने एट द टेम्परेचर T, कोई टेम्परेचर T है, 3 गैसेस एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम V। ओके, T टेम्परेचर पर V वॉल्यूम लिया जिसमें आपने 3 गैसेस को डाला हुआ है। एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर, जो कि पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं P1 P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर एक गैस है, फर्स्ट गैस P1 लगा रही है, सेकंड गैस P2 प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, थर्ड गैस P3 प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये चीज़ समझ में आती है। ओके, टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। अब देखो आपका
जो गैस इक्वेशन है आप उसे प्रेशर के टर्म में कैसे लिख सकते हो? प्रेशर के टर्म में ऐसे लिख सकते हो ना, P इज इक्वल टू द nRT अपॉन V, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही रिप्रेजेंटेशन हमने ये ली है, ठीक है। और प्रेशर की बात कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर यानी फर्स्ट गैस का प्रेशर P1 होगा, ओके। N1 क्या हो जाएंगे? उसके मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, जो भी मोल फ्रैक्शन आपने उसका लिया, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट है, ओके। इसी तरह सेकंड गैस के लिए P2 अगर आप फाइंड आउट करते हो उसका पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का N2 RT अपॉन V, ओके। इसी तरह P3 यानी थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर N3 RT अपॉन V। समझ में आती है ये चीज़? अब टोटल प्रेशर आप उस गैस का कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है? P इज इक्वल टू द P1 P2 P3, यही कहता है ना डाल्टन लॉ, ओके। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस, ओके। हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ P1 P2 P3 कर दोगे, ठीक है। P1 की वैल्यू यहाँ से लोगे इसमें रखने के लिए, P2 की यहाँ से और P3 की यहाँ से कैलकुलेट करोगे। इसको नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट, टोटल प्रेशर अगर आपको रिप्रेजेंट करना था तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। P टोटल इक्वल्स टू द P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो रहा था। तो देखो, अगर P टोटल आपने P1 के लिए आपने वैल्यू देखी, P2 के लिए आपने वैल्यू देखी, P3 के लिए आपने वैल्यू देखी, ओके। तो P1 के लिए क्या था? N1 RT अपॉन V, हम देख कर आए। P2 के लिए N2 RT अपॉन V, P3 के लिए N3 RT अपॉन V, ओके। इस तरह हमने लिखा इसको। अब यहाँ देखो RT अपॉन V सब में कॉमन है, ठीक है। हर एक गैस के लिए कांस्टेंट था, R की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, तो उसे हमने इक्वेशन में बाहर की तरफ रखा इन कॉमन, तीनों कॉमन फैक्टर्स को। तो हमारे पास N1 N2 N3 जो हमारी वेरिएबल्स है वो यहाँ आ गए हमारे, ओके। ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, ये जो आपका P टोटल निकल कर आया है, ठीक है। आपको एक गैस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मान लो फर्स्ट गैस पर आपने कॉन्सेंट्रेट किया, उसका पार्शियल प्रेशर P1 था, तो ठीक है, आपने क्या किया? डिवाइड किया P1 को बाय P टोटल, ओके। P1 की वैल्यू क्या थी? ये N1 RT अपॉन V, इसको आपने डिवाइड किया P टोटल से, इस इक्वेशन से। समझ में आई ये चीज़? तो आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको देखने को मिला, ओके। अब यहाँ देखो P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू द N1 N2 N1 प्लस N2 प्लस N3, यहाँ पर RT अपॉन V दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ओके। अब यहाँ देखो, ये जो N1 प्लस N2 प्लस N3 जो टोटल प्रेशर था, ठीक है, जो टोटल मोल्स थे उसको हमने N से रिप्रेजेंट किया, ओके। गैसियस मिक्सचर के मोल हो गए ये N। समझ में आई ये चीज़? और इसकी वैल्यू जो आई हमारी N1 अपॉन N जो निकल कर आया हमें P1 में P टोटल को डिवाइड करने पर, तो उसको हमने X1 नाम दिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट, जो भी गैस फर्स्ट थी जिसका प्रेशर P1 था, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, ओके। अब आप ध्यान दो, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हो, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता था मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके, अपॉन टोटल मोल। ऐसे ही निकालते थे, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो मिक्सचर में प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कि उसके मोल्स का कितना फ्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व है इस मिक्सचर में, तो उसके मोल ले लो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, और जो टोटल मोल जो उनसे डिवाइड कर दो तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाता था। और मोल फ्रैक्शन को हम X1 से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हमने P1 को P टोटल से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ मोल फ्रैक्शन जैसे फॉर्मूला निकल कर आया, N1 अपॉन N, यानी कि 1 जो भी आपका फर्स्ट गैस है उसके मोल अपॉन N यानी टोटल मोल, N1 N2 N3। समझ में आ रही है चीज़? तो X1 से उसे रिप्रेजेंट किया हमने, ओके। तो फॉर गैस फर्स्ट मोल फ्रैक्शन, तो गैस फर्स्ट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे आपके? N1 अपॉन N, ओके, फर्स्ट के मोल अपॉन टोटल मोल। और इसी तरह जो P2 अपॉन P टोटल, यहीं से तो आई थी ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन की। कहाँ से आई थी? जब आपने उस पर्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड किया था तो X1 आया था। तो P2 के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल कर आते हैं सेकंड गैस के, इसी तरह थर्ड गैस के X3 निकल कर आते हैं, ठीक है, इस तरह डिवाइडेशन करने पर। तो अगर आप सिंपल इक्वेशन से इसे रिप्रेजेंट करना चाहो, P1 अगर आप निकालना चाहो पार्शियल प्रेशर, P1 इज इक्वल टू द X1 अपॉन P टोटल, ओके। आपको इक्वेशन में, आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे दे मिक्सचर का, ओके, और पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन दे दे अलग अलग, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि उस पर्टिकुलर जो भी इसमें गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ओके। तो इस तरह कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू द X1 इंटू P टोटल, ओके। और अगर P2 की बात करें
सेकंड गैस के लिए तो उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू द x2 यानी कि उस पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन अपॉन पी टोटल। इसी तरह P3 के लिए भी ऐसे होगा x3 इंटू पी टोटल। ओके, जहाँ पर x1, x2 एंड x3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, हर एक गैस के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है बट फॉर्मूला याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी गैस का पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इस तरह से। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, उनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या यूज़ है इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन का इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।